Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. I hope that you are fine. I am here with you with lecture number 7 of Data Structures and Algorithms course. And in today's lecture, we are going to discuss some miscellaneous notations and logarithms. And this lecture is the second part of our mathematical concept series, which we started in the last lecture. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China. And currently I am working as a lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ अपने मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट किए थे, जिनके बारे में मैंने आपको ये बताया था कि हम ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम अपने इस कोर्स में बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ करेंगे। तो ये लेक्चर जो है ये उसका सेकंड पार्ट है, और इसमें हमने जो है कुछ नोटेशंस यूज़ करनी है, डिस्कस करनी है, जो कि हम फ्रीक्वेंटली कोर्स में यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम्स का, हम उसको जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस यूनिट्स ऑफ मेजर। इससे हमारी मुराद ये है कि जो मेमोरी यूनिट्स हैं, एज यू नो दैट कंप्यूटर इज़ अ बाइनरी मशीन, तो इसमें ये होता है कि वी हैव इधर 0 और 1, और हम इसे कहते हैं 1 बिट। दिस इज़ 1 बिट। बिट एक्चुअली इज एब्रीविएशन ऑफ बाइनरी डिजिट। सो ये 0 है, ये 1 है, सो वी कॉल इट बिट, एंड वी रिप्रेजेंट इट विथ दिस 1 बी। स्मॉल बी अगर हो तो इसका मतलब ये है कि वी आर टॉकिंग अबाउट बिट। And if there are 8 bits that are equivalent to 1 byte or 1 capital B. So this is the difference between capital B and small b. Small b, lowercase b, it represents a bit, and uppercase b it represents byte. तो ये इसमें दोनों का डिफरेंस है। बाज़ जगहों पे ऐसा होगा कि हम पूरा वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ भी एक वर्ड एक सिर्फ कैरेक्टर लिखेंगे। तो अगर लोअर केस में लिखा हुआ तो इट मीन्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट बिट, एंड इफ इट इज रिटन इन अपर केस दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बाइट। ओके, सो इफ दे आर 1024 बाइट्स दैट इज इक्वल टू 2 raised to power 10 बाइट्स, दैट इज इक्वल टू 1 किलो बाइट्स और 1 KB। तो थोड़ा सा ये है कि नॉर्मली जो किलो है, जो हमारा मेट्रिक सिस्टम है, इसमें किलो जो है ये 1000 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाइनरी जो सिस्टम की, बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ बाइनरी मशीन, दैट्स वाई वी आर टेकिंग द बेस 2 एंड दैट्स raised to power 10। दिस इज इक्वल टू 1024। तो इसका मतलब ये है कि जो कंप्यूटर में जो 1 किलो बाइट है दैट इज़ 1024 बाइट्स, नॉट इज 1000 बाइट्स। टिपिकली हम इसको कह देते हैं कि दिस इज़ 1000 बाइट्स अप्रॉक्सीमेटली, बट दिस इज़ नॉट एक्चुअली द 1000 बाइट्स, इज 1024 बाइट्स। Similarly, if they are 1024 kilobytes that are equivalent to 2 raised to power 20 bytes, so we call it 1 megabyte or 1 MB. And similarly, if there are 1024 megabytes that are equivalent to 2 raised to power 30 bytes, we call it 1 gigabyte or 1 GB. And similarly, if there are 1024 gigabytes or that are equivalent to 2 raised to power 40 bytes, we call it 1 terabyte or 1 TB। तो टिपिकली ये हम जो है ये मेमोरी यूनिट्स यूज़ करते हैं। आपको पता है कि आजकल जो हमारे पास जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, इनकी जो मेन मेमोरीज हैं दैट आर मोस्टली इन GBs, और जो सेकेंडरी मेमोरीज है, ये हार्ड डिस्क जिसको हम स्टोरेज मेमोरीज कहते हैं, दैट आर इन टेराबाइट्स। ओके, सो द नेक्स्ट फैक्टर विच इज़ द फैक्टोरियल फंक्शन। तो फैक्टोरियल बेसिकली क्या है, आपने होपफुली ये डिस्कस किया होगा। द फैक्टोरियल फंक्शन रिटर्न इन एज n फैक्टोरियल, हम उसको इस तरह से लिखते हैं। नंबर के बाद जो है वो हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन साइन जो होता है, दैट मीन्स फैक्टोरियल ऑफ n। एन इंटीजर ग्रेटर देन 0 इज द प्रोडक्ट ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड n इंक्लूसिव। तो हम इसमें करते हैं कि वी स्टार्ट फ्रॉम n
और n से लेकर 1 तक जितने नंबर हैं हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज़ आवर फैक्टोरियल। तो हम इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, दिस इज़ एक्चुअली n फैक्टोरियल। फॉर एग्जांपल अगर आपने फाइंड आउट करना होगा व्हाट इज़ फैक्टोरियल ऑफ 5, तो उसमें ये होगा कि 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 3 के साथ, 2 के साथ और 1 के साथ, और यहाँ आके हम स्टॉप हो जाएंगे बिकॉज नेक्स्ट इसके बाद 0 है, लेकिन 0 को जो है वो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो अब हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एंड दैट इज़ इक्वल टू 120। तो इसका मतलब है कि जो 5 का फैक्टोरियल है दैट इज़ इक्वल टू 120। तो ये जो फैक्टोरियल है ये बहुत तेज़ी से ये नंबर इंक्रीज़ होता है बिकॉज के अगर आप इसमें नेक्स्ट अगर आप 6 का फैक्टोरियल लेंगे तो 6 का फैक्टोरियल सिंपली आपने करना है कि जो 120 है यू सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 6, तो वो 720 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। और नेक्स्ट टाइम अगर आपने 7 का फैक्टोरियल लेना है तो उसमें आपने क्या करना है कि इसको 720 को यू मल्टीप्लाई बाय विथ 7, तो ये बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये बड़ी तेज़ी से जो है ये नंबर जो है वो ग्रो करता है। ओके, तो ये एक्चुअली इसको अगर आपने जनरल एक फॉर्म में लिखना हो तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं, वी राइट इट लाइक दिस, n फैक्टोरियल n n-1 n-2 एंड n-n-1, बिकॉज ये जो नंबर है दिस इज दिस वन लास्ट वन, दिस इज एक्चुअली 5 - 4। तो हम इस तरह से आए हैं कि 5 लिया हमने, फिर 5 - 1 लिया, 5 - 2 लिया, 5 - 3 लिया, 5 - 4 लिया। 5 - 5 लेना बिकॉज दैट इज़ 0। तो हम इस नंबर को भी 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज इन दैट केस ये पूरी ये जो नंबर है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको सिर्फ लेंगे n-1 तक, n-n-1। इन दिस केस ये जो हमारी एग्जांपल है इस पे ये क्या है, ये नंबर 4 है और ये 5 है, तो यहीं पे हम इसको जो है स्टॉप कर देंगे और हम सिंपली हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ आवर आंसर। तो इसमें कुछ एक्सेप्शनल केस जो हैं उसमें ये है कि अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल ऑफ 0, तो 0 का फैक्टोरियल जो है वो 1 होगा। तो ये भी एक रीज़न है कि हम इसमें जो है वो क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसे हम इसे 0 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते बिकॉज के आखिरी नंबर जो है वो यहाँ पे 0 है, तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे 0 फैक्टोरियल, वो 1 हो जाएगा। सो इस वजह से जो है उसको लिखने की ज़रूरत जो है वो नहीं है, बट दिस इज़ एन एक्सेप्शनल केस। इसको सिर्फ हम प्रोग्राम करते हुए हम इसे सिर्फ याद रखते हैं, दैट्स इट। ओके, तो होपफुली आपने जो है ये जो प्रोग्राम है ये बड़ा सिंपल सा है, इसको आप किसी भी लूप वाइल लूप या फॉर लूप की मदद से इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का आप फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होपफुली आपने ये जो इस तरह का प्रोग्राम है वो आपने अपने प्रोग्रामिंग के कोर्स में लाजमी किया होगा। सो जस्ट मुझे इसके बारे में बताएं कि आपने इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया था। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द permutation and what are permutations? A permutation of a sequence S is simply the members of S arranged in some order। तो हमारे पास एक सीक्वेंस होगा या एक सेट होगा, नंबर्स हो सकते हैं या ये हो सकता है कि कोई आप उसको ये कह सकते हैं कि चेयर्स हो सकती हैं, देयर आर डिफरेंट चेयर्स, यू वांट टू आप उनको नंबर दे दें 1 2 3, हम उनको किस ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। या ये हो सकते हैं कि एक टीम है उसमें कुछ लोग हैं, तो आपने उनको देखना है कि हम उस टीम को कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं कि टीम की जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट हो। तो उसको हम क्या कहते हैं, हम उस कम्बिनेशन को जो नंबर ऑफ कम्बिनेशन है हम उन्हें क्या कहते हैं, परम्यूटेशंस। फॉर एग्जांपल अ परम्यूटेशन ऑफ एन इंटीजर 1 through n वुड बी दोज वैल्यूज अरेंज्ड इन सम ऑर्डर। तो अगर आपके पास कोई नंबर्स हैं 1 through n, तो हमने एक्चुअली क्या किया है कि हमने उन नंबर्स को हम अरेंज करते जाएंगे और हर नंबर को उस सीक्वेंस में हम एक दफ़ा लिखेंगे। सो दैट इज़ एक्चुअली वो हमारी परम्यूटेशन होंगी। इफ़ द सीक्वेंस कंटेन्स n डिस्टिंक्ट नंबर्स देन देयर आर n फैक्टोरियल डिफरेंट परम्यूटेशन फॉर द सीक्वेंस। उसके रीज़न क्या है, बिकॉज कि अगर आपके पास लेट्स से कि अगर आपके पास 3 नंबर्स हैं, यू हैव 3 नंबर्स, दिस इज कोई भी नंबर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई नंबर हो, तो हम उनको यहाँ पे हमारे पास ये 3 नंबर है हम उनको अरेंज कर सकते हैं। तो फॉर फर्स्ट पोजीशन वी हैव n
n पॉसिबिलिटीज़, n पॉसिबल कम्बिनेशंस। उसके बाद जो अगली पोजीशन होगी उसके लिए हमारे पास n-1 है, और इसके बाद फिर जो अगली पोजीशन होगी उसके लिए हमारे पास n-2 है। तो ये अगर आप इसको देखें तो बिल्कुल ये फैक्टोरियल की जो डेफिनेशन है ये हम उसकी तरफ जा रहे हैं। दिस इज डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। तो इसलिए जो भी हमारे पास जितने हमारे पास नंबर्स होंगे तो उनके जो पॉसिबल कम्बिनेशन बनेंगे दैट विल बी n फैक्टोरियल। ओके, ये अभी मैंने आपको ये चीज़ एक्सप्लेन की है। दिस इज बिकॉज दैट देयर आर n चॉइसेस फॉर द फर्स्ट नंबर इन द परम्यूटेशन। फॉर ईच चॉइस ऑफ द फर्स्ट नंबर देयर आर n-1 चॉइसेस फॉर द सेकेंड नंबर एंड अप टू सो ऑन। हम इनको चलते जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल हम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 3 नंबर्स हैं 1, 2 एंड 3, और हमने इनको जो है वो हमने एक ऑर्डर में अरेंज करना है बिकॉज देयर आर 3 नंबर्स। तो अगर हम 3 का फैक्टोरियल लें तो दैट इज़ 6, वो 6 होता है। तो अगर हम देखें क्योंकि 6 दे आर वेरी स्मॉल नंबर, तो हम देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से कम्बिनेशन बनते हैं। तो पहला कम्बिनेशन होगा कि हम इस तरह से 1, 2, 3 लिखते हैं, फिर दूसरा कम्बिनेशन 1, 3, 2, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कम्बिनेशन है दैट इज़ 3, 2, 1, 3। इसी तरह से जो है वो हमारे पास एक नंबर हो सकता है विच इज़ 3, 1, 2, और फिर एक नंबर हो सकता है हमारे पास 3, 2, 1, और उसके बाद एक नंबर हमारे पास हो सकता है 2, 3, 1। तो ये हमारे पास 6 नंबर है। आई होप कि इसके अलावा इन 6 कम्बिनेशंस के अलावा और भी कम्बिनेशन नहीं है। सो दीज आर डिफरेंट कम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस। हमारे पास ये 3 नंबर थे और हमने ये डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हम इनको इन नंबर्स को, हर नंबर को एक बार लेते हुए हम इन नंबर्स को इन 6 डिफरेंट वेज से हम इनको अरेंज या हम इनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं वी कॉल दिस परम्यूटेशन। ओके, उसके बाद होती है हमारे पास रैंडम परम्यूटेशन होती है। रैंडम परम्यूटेशन ये है कि आप जो सेट ऑफ परम्यूटेशन है, जो हमारे पास पता है कि हमारे पास n फैक्टोरियल परम्यूटेशन है, तो हम उसमें से करते हैं कि हम किसी एक कम्बिनेशन को लेते हैं बट विद द पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्शन ऑफ ईच कम्बिनेशन इज इक्वल। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास ये 6 कम्बिनेशन है। ये अभी जैसे हमने देखा कि दे आर 6 कम्बिनेशन। अब इनमें से हम किसी एक को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन इनमें से इन 6 में से हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी, या उसके चांसेस जो हैं वो क्या होंगे, वो 1 इक्वल होंगे। तो ये 6 हैं, तो इनमें से हर नंबर का अगर आप देखेंगे जो ये वाला नंबर है इसकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी जो है वो होगी 1/6। इसी तरह से जो ये सेकेंड नंबर है इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। तो अगर आप इनमें से हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही होगी, किसी की कम या ज़्यादा जो है वो नहीं होगी। और अगर आप इन सबको आपस में ऐड कर दें बिकॉज दे आर 6 नंबर और हर एक की 1/6 है, तो अगर आप इसको ऐड करें तो टोटल ये प्रोबेबिलिटी आएगी 1। अब बिकॉज के जो जितने भी इवेंट्स हैं या जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट में जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है उनका सम जो है वो ऑलवेज 1 होता है। तो हम यहाँ पे रैंडम परम्यूटेशन हम ले रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इनमें से हर एक जो नंबर है इसको किसी एक नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे रैंडमली, बट क्या होगा कि उसमें किसी के चांसेस जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होंगे, सबके चांसेस जो है वो इक्वल होंगे। तो उसको हम क्या देते हैं, रैंडम परम्यूटेशन हम क्या देते हैं। ओके, लेट्स एक्सेप्ट दिस इज़ वेरी सिंपल बुलियन वेरिएबल। तो हम इसे जो है बुलियन ये जो है ये बुलियन अलजेब्रा है विच इज़ नेम्ड आफ्टर जॉर्ज बूल। उसने इसको इन्वेंट किया था। तो इसमें क्या होता है कि जो वेरिएबल्स हैं दे हैव ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स। दिस इज़ अनलाइक कि जिस तरह से हमारे पास इंटीजर्स होते हैं या फ्लोट्स नंबर होते हैं जिसमें कि हम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते, दे आर अनलिमिटेड पॉसिबल वैल्यूज़। लेकिन जो बुलियन टाइप का वेरिएबल होगा C++ में हम उसको इस तरह से ये इस कीवर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं बूल से। तो उसकी पॉसिबल वैल्यूज़ सिर्फ 2 ही होगी, ट्रू होंगी यहाँ पे फॉल्स होगी। अच्छा, आमतौर पे हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं 1 and 0 से। 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू एंड 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स। तो हम इसको इस तरह से भी जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ द लॉजिक नोटेशन। लॉजिक नोटेशन क्या है कि ये भी जैसे मैंने आपको जिक्र किया था कि हम बुलियन अलजेब्रा के बारे में जिक्र किया था। ये आपने डिस्क्रीट मैथ में जो है इसको डिटेल से
पढ़ा होगा इसको। तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम कुछ लॉजिक नोटेशंस यूज़ करते हैं और उनके स्पेसिफिक मीनिंग्स होते हैं। लेट्स सपोज के जिस तरह से हम इस तरह ये लिख रहे हैं, दिस इज़ अ सिंगल वन साइड एरो, तो हम इसे कह देते हैं, हम वी रीड दिस लाइक ए इम्प्लाइज बी और इफ़ ए देन बी। इसका मतलब ये है कि इफ़ ए इज़ ट्रू देन बी इज़ ट्रू, इफ़ ए इज़ फॉल्स देन बी इज़ आल्सो फॉल्स। तो इसमें जो ये बुलियन एक्सप्रेशन है और इसका जो आउटकम है वो या तो ट्रू होगा या पे फॉल्स होगा, एंड इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी इसमें जो है वो बुलियन वेरिएबल्स हो सकते हैं, जिनकी वैल्यूज हैं वो लाजमी जो है या ट्रू होंगी या फॉल्स होंगी। तो लेट्स सपोज कि अगर हम इसको इस तरह से लेते हैं कि हम ए को ले लेते हैं इफ़ क्लाउडी, के इफ़ क्लाउडी, और बी को हम ले लेते हैं रेन। तो हम इसको इस तरह से करते हैं कि इफ़ क्लाउडी देन रेन। तो इसका मतलब है कि अगर ये ट्रू होगा तो ये भी ट्रू होगा, अगर ये फॉल्स होगा तो ये बी भी जो है ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा। तो इसको हम इस तरह से जो है वो हम इसको ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है उसमें क्या है कि दिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल एरो। इसका मतलब ये है कि इसकी जो दो डायरेक्शन है, इस फ्रॉम ये इम्प्लीकेशन है फ्रॉम ए टू बी एंड आल्सो फ्रॉम बी टू ए। तो समटाइम इस तरह से होता है कि हम इसको इस इम्प्लीकेशन को हम दोनों डायरेक्शंस में हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इफ़ ए इज़ ट्रू इफ़ एंड ओनली इफ़ बी इज़ ट्रू। तो इफ़ एंड ओनली इफ आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी जो रिवर्स इम्प्लीकेशन है फ्रॉम बी टू ए दैट विल आल्सो बी ट्रू। और यहाँ इसको हम कह देते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बाई डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए इम्प्लाइज बी, और या फिर हम उसको लिख देते हैं बी इम्प्लाइज ए। तो अगर ये दोनों ट्रू हैं तो फिर हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, ये बाई डायरेक्शनल इम्प्लीकेशन जो है ये बन जाएगी। सो दिस इज़ द इफ़ एंड ओनली इफ, इसको हम क्या कह देते हैं, दिस इज़ एन इफ़ एंड ओनली इफ इम्प्लीकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि ए से बी भी ट्रू है और बी से ए भी जो है वो ट्रू है। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली थी कि लेट्स से कि आप ए को कह देते हैं क्लाउडी और बी को कह देते हैं रेन। तो इफ़ क्लाउडी देन रेन, एंड इफ़ रेन, इसको अगर रिवर्स वाली साइड पे लें, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन इट्स क्लाउडी। तो ये दोनों साइड पे ये इम्प्लीकेशन जो है वो ट्रू है। ये हमेशा इस तरह से नहीं होता है, देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस कि जिसमें ये पॉसिबल है, बहुत सारे ऐसे भी केसेस हैं कि जिसमें इस तरह से पॉसिबल जो है वो नहीं है। जैसे उसकी एग्जांपल है कि लेट्स से कि आप ये ले लेते हैं कि जी ए इज़ फादर एंड बी इज़ सन। तो हम ये कह देते हैं कि ए इज़ फादर एंड देन बी इज़ सन, बट ये रिवर्स में ट्रू नहीं होगी। सन जो है वो अपने इसको रिवर्स में हम इसको जो है वो हम नहीं ले सकते, दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, इसी तरह से हमारे पास ये और है, इसको हम रीड इस तरह से करते हैं ए एंड बी, और लिखते हैं हम इसको इस तरह से, दिस इज़ एक्चुअली इन्वर्टेड वी है। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं ए एंड बी। इसमें क्या होता है कि ये दो एक्सप्रेशन है, ये जो बुलियन एक्सप्रेशन है ये उस वक्त ट्रू होगी जब ए भी ट्रू होगा और बी भी ट्रू होगा। अगर इन दोनों में से कोई फॉल्स हो तो ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स होगी। तो हम इसको आमतौर पर ऐसे करते हैं कि हम एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं, हम उसकी मदद से जो है हम इसको लिख सकते हैं। वी विल राइट लाइक दिस ए एंड बी, और इसके जो कम्बिनेशन है, पॉसिबल कम्बिनेशन है, ट्रुथ टेबल में पॉसिबिलिटीज़ लिख देते हैं। हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। ए और बी दोनों फॉल्स हो सकते हैं, ए फॉल्स होगा या बी ट्रू होगा, ए ट्रू होगा या बी फॉल्स होगा, या फिर जो फाइनल पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों ट्रू होंगे। तो अब जब ए एंड बी लेंगे तो इसमें क्या होगा कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं ये फॉल्स होंगी, सिर्फ जो है ये आखिरी वाली जो है ये ट्रू होगी जब ये दोनों जो है वो ट्रू हों। सो इसको हम कह देते हैं दिस इज़ ए एंड बी। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जो है ए और बी है। ये इसको इस तरह से हम वी लेते हैं ए, बट दिस इज़ नॉट वी, ये एक सिंबल है और का जो बुलियन अलजेब्रा में जो यूज़ किया जाता है।
और इसको भी हम सेम इसी तरह से जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। ये जो और है दिस इज़ एक्चुअली एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दी एंड। तो इसमें जैसे अभी हमने देखा था कि एंड जो है वो उस वक्त ट्रू होती है जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज ये फॉल्स होगी। लेकिन जो और है ये उस वक्त ट्रू होगी जब दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो। तो फॉल्स सिर्फ उस वक्त होगी जब दोनों फॉल्स हों। तो सिर्फ ये वाला कम्बिनेशन जो है ये फॉल्स है, बाकी सारे कम्बिनेशन इसके जो है वो ट्रू है। ओके, फाइनली जो हमने देखने दी थी इसकी निगेशन, हम इसे कह देते हैं, इसे टिल्डा ए या ए बार से भी लिख देते हैं। इसके लिए एक और ही सिंबल इस तरह से भी यूज़ किया जाता है, दिस आल्सो रिप्रेजेंट निगेशन। तो इसमें क्या है कि हमारे पास जैसे ए है तो ये इसकी सिंपल इसकी निगेशन जो है वो होगी दिस इज़ लाइक दिस। तो इसका मतलब है कि अगर ए ज़ीरो है तो उसका जो टिल्डा है या उसकी निगेशन है वो उसके उल्ट होगी। ए ट्रू फॉल्स है तो ये ट्रू होगा, अगर ट्रू है तो ये फॉल्स होगा। तो ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक नोटेशन है जिसको कि आमतौर पे हम यूज़ करते हैं। डेफिनेटली ये दीज आर जस्ट फ्यू जो हमने डिस्कस किए हैं, इसके अलावा बहुत ज़्यादा हैं और टाइम टू टाइम जैसे हमें ज़रूरत होगी हम इसे डिस्कस करते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमने देखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज़ फ्लोर एंड सीलिंग। तो फ्लोर से मुराद क्या है कि फ्लोर ऑफ एक्स रिटर्न एज लाइक वी राइट इट दिस टेक्स अ रियल वैल्यू एक्स एंड रिटर्न्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज़ लेस देन और इक्वल टू एक्स। अच्छा, अभी इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक नंबर होगा, वो पॉसिबल है कि एक रियल नंबर होगा, वो एक रियल नंबर होगा। अब हमने उसका जो फ्लोर लेना है वो इस तरह से लेना है कि हमने उससे छोटे नंबर लेने और हमने लेकिन उनमें से उनसे उस नंबर से जो छोटे नंबर हैं उनमें से हमने वो नंबर लेना है जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। अच्छा, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग ये बात है। सो लेट डिस्कस विद द एग्जांपल। हम एक एग्जांपल लेते हैं, उससे डिस्कस करते हैं। सपोज कि आपके पास एक नंबर है 3.4, आप इसका फ्लोर लेना चाह रहे हैं, तो इसका फ्लोर वैल्यू क्या होगी, दैट विल बी 3। अब वो कैसे आई है कि अगर 3.4 से छोटे नंबर हम देखें, हम बात करें द नंबर विच आर लेस देन और इक्वल टू दिस नंबर 3.4, तो इससे जो छोटे होल नंबर्स हैं वो है 3 है, 2 है और 1 है। अच्छा, अब इन तीनों नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो हमारे पास है 3, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो इसका जो फ्लोर होगा वो 3 ही होगा। उसकी रीज़न क्या है, वो ये है कि हमने बात की लेस देन और इक्वल, जो ऐसे कंप्लीट नंबर या होल नंबर्स जो इस नंबर से छोटे हैं, तो इनसे 3 जो है वो इसके इक्वल है, 2 इससे छोटा है, 1 भी इससे छोटा है, लेकिन इनमें से जो ग्रेटेस्ट है वो कौन सा है, दैट इज़ 3, तो हम उसको ले लेंगे। दिस इज़ द फ्लोर वैल्यू। अच्छा, थोड़ा सा जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसमें थोड़ी सी स्लाइड सी ट्विस्ट होगी, बिकॉज के ये -3.4 है, तो इससे जो नेक्स्ट जो कंप्लीट नंबर है, जो होल नंबर है जो इससे छोटा है, दैट इज़ -4। अगला जो नंबर है वो जो इससे छोटा है वो -5 है, फिर इस तरह से -6 है। लेकिन इन सब में से बड़ा कौन सा है, ये इससे -3.4 से छोटे हैं, लेकिन इन सब में से बड़ा कौन सा है, वो है -4, तो हम -4 इज आवर आंसर। अच्छा, अब देखें कि माइनस अगर 3 होता है तो -3 से जो छोटे नंबर हैं जो इसके बराबर हैं, ये इससे छोटे हैं, तो जो -3 है वो इसके बराबर है, -4 इससे छोटा है और -5 भी इससे छोटा है, लेकिन इन सब में से बड़ा कौन सा, सबसे बड़ा है -3 है, सो आवर आंसर इज -3। हम इसको जो है वो ले लेंगे। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोर। ये हमारे पास फ्लोर का कॉन्सेप्ट है कि जो इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नंबर होता है जिसका हमने फ्लोर लेने उससे छोटी वैल्यूज लेते हैं, एक वैल्यू छोटा होल नंबर सेलेक्ट करते हैं, बट द लार्जेस्ट इंटीजर, जो लार्जेस्ट इंटीजर है वो हम सेलेक्ट करते हैं जो इस नंबर से छोटा होगा। ओके, सिमिलरली हमारे पास जो सीलिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है, द सीलिंग ऑफ एक्स रिटर्न एज दिस टेक्स रियल वैल्यू एक्स रिटर्न द लीस्ट इंटीजर विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। तो फ्लोर में हमने लेस देन छोटा नंबर लिया था, जो सीलिंग इसमें हम ग्रेटेस्ट नंबर लेंगे, बट द लीस्ट इंटीजर विच इज़ द लीस्ट इंटीजर। आइए इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ओके, तो इसमें यह है कि हमारे पास -3.4 है।
अब हमने इससे बड़ा इंटीजर लेना है, जो होल नंबर इससे बड़ा है। तो इससे बड़े जो होल नंबर है वो 4 है हमारे पास, 5 है, 6 है, लेकिन इनमें से लीस्ट कौन सा, सबसे छोटा कौन सा, 4 है। सो 4 इज़ आवर आंसर। ओके, तो इसी तरह से अगर 4 होगा तो 4 का भी जो हमारे पास जो सीलिंग आएगी वो 4 ही आएगी, बिकॉज हमने जो डेफिनेशन में हमने बात की थी कि नंबर जो है वो इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो 4 इज़ इक्वल टू 4, जो इंटीजर है 5 इससे बड़ा है, 6 इससे बड़ा है, लेकिन इनमें से लीस्ट कौन सा है, 4 है। सो वी विल टेक दैट नंबर। अच्छा, अब इसमें जो है अगर नेगेटिव नंबर आने, तो नेगेटिव नंबर में भी हमने सेम इसी तरह से हमने देखना है। अब -3.4 जो है इससे जो बड़े नंबर हैं, जो इससे बड़े हैं, जो इंटीजर्स हैं वो -3 है, फिर फिर इसके बाद -2 आता है, फिर -1 आता है। हम बड़े नंबर्स की बात करें -3.4 से जो इंटीजर्स हैं, लेकिन इनमें से लीस्ट कौन सा है, वो -3 है। सो वी विल टेक इट। इसी तरह से -3 है, तो -3 का इसमें ये है कि जो -3 है वो इसके बराबर ही है, -2 इससे बड़ा है और -1 इससे बड़ा, लेकिन इनमें से लीस्ट कौन सा -3 है, तो इसलिए जो है वो -3 को जो है वो ले लेंगे। तो आपने थोड़ा सा गौर करना है कि यहाँ पे जब हमने लिया था तो फ्लोर जो था इन दो नंबर्स का वो डिफरेंट आया था, लेकिन जो सीलिंग वैल्यू है वो सेम है। तो रीज़न आपको उसकी उसमें बता दिए कि बिकॉज जो फ्लोर है उसमें हम लेस देन वैल्यूज़ लेते हैं और सीलिंग में ग्रेटर देन वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे इसमें जो लेस देन, जो इससे जो लेस वैल्यू है वो -4 है, और इसके जो इससे जो लेस वैल्यू है एक्चुअली लेस नहीं है, उसके इक्वल है, दैट इज़ -3, तो इसलिए आंसर डिफरेंट था। बट इन दिस केस द आंसर इज सेम, बिकॉज जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो इसमें सेम ही है इतफाक से, विच आर -3। तो इस बात को आपने थोड़ा सा जो है वो गौर करना है, बिकॉज इस थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वो हमने डिस्कस करना है मॉडुलस ऑपरेटर। इसको हम मॉडुलस या मोड पढ़ देते हैं। इट रिटर्न्स अ फंक्शन रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवीजन। तो अब सपोज के अगर आप दो इंटीजर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, आप 5 को डिवाइड करें 2 से, तो 2 2s आर 4। अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है कि ये हमारे पास डिवाइजर आ जाएगा एंड दिस इज द रिमाइंडर, बिकॉज के 5 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं था, तो इसलिए इसने एक जो हमारे पास 1 जो है वो बच गया। अब हम इसमें इसको फर्दर अब इसको डेसिमल में नहीं लेके जा रहे, वी आर स्टॉपिंग द प्रोसेस हियर। तो ये जो 1 है दिस इज एक्चुअली दिस इज द रिमाइंडर। तो ये हम बात करें, अगर हम मोड लेते हैं, वी टेक द मोड, तो इसका इस डिवीज़न का जो मोड है, अगर हम इस तरह से लेते हैं कि 5 मोड 2 लेते हैं, सो दैट इज़ 1 विच इज़ द रिमाइंडर। ओके, एंड समटाइम हम इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, इस तरह से n mod m इन मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। तो जिस तरह से अभी हमने जो किया था, इसमें हम इस तरह से लिखेंगे 5 mod m, तो सॉरी 5 mod 2 आएगा यहाँ पे, बिकॉज इसमें m जो है वो 5 है और m जो है वो हमारे पास 2 है। अच्छा, फॉर द डेफिनेशन ऑफ रिमाइंडर n mod m is the integer r such that n is equal to q m प्लस r। तो अभी जैसे हमने कहा था कि अगर आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं 5 mod 2, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप क्या करें कि 5 को अंदर रखें, 2 को बाहर रखें, 2 2s are 4 एंड दिस इज़ 1। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे हमने बात की है क्यू की और आर की बात की है, तो ये जो 2 है ये हमारा क्यू है और ये जो 1 है दिस इज आवर आर। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, बिकॉज एम भी क्या था वो 2 था, प्लस आर विच इज़ 1। तो ये जो 2 है ये क्यू है और ये जो 1 है दिस इज़ आर। तो इसमें क्या होगा कि जो आर है वो हमारा रिमाइंडर होता है या मोड होता है। ओके, तो अब इसमें जो एक चीज़ है वो जो आपने ज़हन में रखनी है कि जो आर होगा दैट विल बी, इसका जो ये इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी दैट इज़ विल बी ऑलवेज दैट विल ऑलवेज बी लेस देन एम। तो इसमें क्या होगा कि जैसे अगर आप देखें
तो 2 को आप किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करें तो उसमें सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी फॉर आर, कि आर की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है या फिर क्या हो सकती है वो 1 हो सकती है। 0 उस सूरत में होगी इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, और 1 उस वक्त होगी जब वो नंबर जो है वो जो है वो नंबर जो है 2 से डिविजिबल नहीं है, तो उस वक्त जो है क्या होगी ये जो 1 होगा। लेकिन ये कभी भी 2 के इक्वल, ये आर जो है वो 2 के इक्वल नहीं आएगा, तो ऑलवेज इट विल बी लेस देन 2। इसी तरह से अगर हम 3 लें, किसी भी नंबर का 3 से मोड़ लें, तो उसमें जो आर की वैल्यूज़ हैं वो पॉसिबल वैल्यूज़ आएंगी 1 0 आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा, 3 कभी भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा अपने जहन में रखनी है कि जो भी हम m ले रहे हैं आर की वैल्यू हमेशा उससे कम होगी, और इनफैक्ट कितनी होगी कि उस नंबर से लेकर 0 तक होगी। 0 सिर्फ उस सूरत में होगी अगर वो नंबर फुली डिविजिबल है, अदरवाइज जो है वो 0 नहीं होगी। 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, अप टू दैट m, लेकिन m कभी भी नहीं होगी। यानी कि इसमें इस तरह से कभी भी नहीं होगा कि हम इक्वल नहीं हम इसे कह सकते, इस तरह से हम इसको नहीं कह सकते। ओके, Therefore the result of n mod m must be between 0 and m-1। यही चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, and where n and m are positive integers, and if n is fully divisible by m, in that case r is 0। तो ये मैंने कहा था कि सिर्फ एक जो है वो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर r जो है जो m जो n है वो फुली डिविजिबल बाय r बाय m, तो उस सूरत में r की वैल्यू जो है वो क्या होगी, वो 0 होगी। ओके तो एक चीज़ ये है कि आपने सी प्लस प्लस में डिफरेंट जो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं पढ़े होंगे, तो उसमें डेफिनेटली आपको याद होगा कि उसमें कौन सा जो है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर है। तो हमारे पास ये दो ऑपरेटर्स होते हैं, वन इज़ दिस फॉरवर्ड स्लैश साइन एंड वन इज़ दिस परसेंटेज साइन। तो इसमें ये जो है दिस इज़ आवर डिवाइस डिवीज़न हम जिस तरह करते हैं, लेट्स से क्या 5 डिवाइडेड बाई 2 लिखते हैं, या आप 5% 2 लिखते हैं, तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इनका आंसर जो है सेम नहीं होगा। 5/2 इसका आंसर जो है वो 2 होगा, एंड 5%2 इसका आंसर जो है वो 1 होगा। बिकॉज कि ये जो हमारे पास जो परसेंटेज है दिस इज़ आवर मॉडुलस ऑपरेटर, तो ये आपको हमेशा आर रिटर्न करेगा, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे जो इसको डिस्कस किया। ओके, ये छोटी सी एक्सरसाइज है, होपफुली आप इसको जो है वो इसको कर सकते हैं, एंड दिस इज़ वेरी सिंपल। ये भी हमने जैसे डिस्कस किया था कि 5 mod 3 क्या होगा, तो अपने सिंपली इसको क्या करना है कि 5 को अंदर रखें और 3 को बाहर रखें, एंड 3 1s are 5, तो इसका आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 2। और इसी तरह से आप 25 करते हैं तो इसका आंसर आपके पास जो है 25 mod 3 करते हैं तो उसका आंसर आपके पास आएगा 1। अच्छा, इसमें यहाँ पे ये है कि ये जो n है दिस इज़ लेस देन n। इन दैट केस जो हमारा r है, अगर इस तरह से सिचुएशन आ गई है तो इसमें क्या होगा, जो हमारा r है दैट विल बी इक्वल टू n। तो इसमें आपको डिवाइड करने की इसको ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने जो है यही जो n है इसको आपने लिख देना है एस आर। ओके, उसके बाद 5 mod 5 फुली डिविजिबल है, तो इसका आंसर जो है वो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 है। ओके, नेक्स्ट जो है वो हमने डिस्कस करना है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज़ दी लॉगरिथम्स। ओके, लॉगरिथम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो इसको जो है वो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। व्हाट आर लॉगरिथम? A logarithm of base b for a value y is the power to which b is raised to get y। ओके, ये थोड़ी सी डेफिनेशन टेक्निकल है, सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे हैंडल करते हैं। नॉर्मली दिस इज रिटन एज log of y b इज इक्वल टू x। तो ये हमारा होगा y का लॉगरिथम इन बेस b एंड दैट इज इक्वल टू x। अगर हम इस डेफिनेशन को देखें तो इस डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि द लॉगरिथम ऑफ बेस b फॉर y इज द पावर टू विच b इज रेज्ड टू गेट y। तो अब आप देखेंगे हमने क्या किया है कि b रेज्ड टू पावर x इज इक्वल टू y।
तो b की पावर जो है y x होगी, दैट विल बी इक्वल टू y। तो ये हमारी डेफिनेशन के मुताबिक है, लेकिन टिपिकली हम इसको इस तरह से लिखते हैं, log ऑफ y इन बेस b इज इक्वल टू x, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे सिंपली x को हमने जो है वो हमने लिख दिया, और ये सेम ही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस जो है इसके अंदर नहीं है। ओके, तो एक एग्जांपल करते हैं कि हम इसे कंप्यूटर्स में कैसे यूज़ करते हैं, या कंप्यूटर्स में इसका यूजेस कैसे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैनी प्रोग्राम्स रिक्वायर एन एन्कोडिंग फॉर अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स व्हिच इज व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स नीडेड टू रिप्रेजेंट एन लिस्टेड कोड वैल्यूज़। तो क्या है कि हमारे पास जो है वो बिट्स हमने देखनी है, वी आर टॉकिंग अबाउट द बिट्स। तो इसमें क्या है कि हमने ये कहना है कि हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी कि हमने एन डिस्टिंक्ट कोड वैल्यूज़ को हमने स्टोर करना। तो ज़ाहिर बात है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक बिट होगी तो उसमें हम दो कोड्स को सिर्फ स्टोर कर सकते हैं, बिकॉज वन बिट में सिर्फ दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ है विच आर इक्वल टू 1 और 0। तो अगर दो बिट हो जाएंगे हमारे पास, सपोज के हमारे पास दो बिट्स हैं, तो अब हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो 4 हो गई हैं कि हम 4 वैल्यूज है वो स्टोर कर सकते हैं। तो हमने अब देखना है कि हमारे पास अगर एन डिस्टिंक्ट कोड वैल्यूज़ हों तो उसके लिए हमारे पास कितनी कितनी जो है वो हमें चाहिए होंगी। तो हम उसको किस तरह से कर सकते हैं कि उसका हमारे पास आंसर है कि हम log ऑफ n ले लें बेस 2 में, तो उसकी सीलिंग लेनी है हमने। ये देखेंगे सीलिंग, हम यहाँ पे सीलिंग की हम बात करें, सीलिंग का ये है कि उसकी जो नेक्स्ट हाईएस्ट जो इंटीजर वैल्यू है वो हमने देखनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आप ये कहते हैं कि यू हैव 1000 कोड्स टू स्टोर, तो आपको फिर कितने चाहिए होंगे, आपने सिंपली ये करना है, यू हैव टू टेक log ऑफ 1000 बेस 2, तो वो 10 बिट्स होंगे। तो इनफैक्ट दिस इज इसको करना जो है वो बड़ा इजी है। अभी जब पहली स्लाइड में हमने देखा था, हमने ये देखा था कि अगर हम 2⁻10 लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1024, तो ये 1024 होगी, और ये दिस इज इक्वल टू 1 KB। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 KB मेमोरी हो तो हम उसमें कर सकते हैं कि 1024 डिफरेंट वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चूँकि यहाँ पे बात की थी कि हम सीलिंग लेंगे, तो इनफैक्ट ये 1000 जो है 1024 से कम है, लेकिन ये है कि हम सीलिंग चूँकि ले रहे हैं तो इसलिए हम जो है वो 1 किलोबाइट ही लेंगे। उसमें से 24 जो उसमें स्पेसेस होंगी वो नहीं यूज़ हो रही होंगी, तो इट्स ओके, इट डजंट मैटर। तो इस तरह से हम जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर दिस इज़ n, दिस इज़ सिंपली n, तो आप log ऑफ n ले लें बेस 2, तो वो आपके पास नंबर ऑफ बिट्स आ जाएंगी जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगी टू स्टोर द n डिस्टिंक्ट वैल्यूज़। ओके, तो एक और हम जो है वो एक एग्जांपल करते हैं। इस एग्जांपल में करना है कि हम एक सिनेरियो जो ये है कि हमारे पास एक अरे है, दिस इज़ अरे, और फॉर कन्वीनियंस ऑफ डिस्कशन हमने क्या किया है कि इसका जो साइज़ है वो हमने ओड में लिया है, एंड दैट इज़ इक्वल टू 11। अब हमारा जो काम है वो ये है कि हमने इसके अंदर एक वैल्यू जो है वो सर्च करनी है, लेट्स से कि इस के को हमने इस पूरी अरे के अंदर हमने सर्च करना है। तो उसके लिए हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम लेते हैं बाइनरी सर्च एल्गोरिथम टू फाइंड अ गिवन वैल्यू विद इन एन अरे। अच्छा, ये अरे जो है सॉर्टेड है, इसकी जो पहले जो हमें पता है कि सॉर्टेड है। सॉर्टेड का मतलब ये है कि इसमें जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो इसकी पहली लोकेशन पे होगी, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो आखिरी पे होगी। तो जो डेफिनेटली जो मिडल वैल्यू है वो बिटवीन है, विच इज़ एक्चुअली एट द मिडल ऑफ द वैल्यू। तो इसके जो इस वैल्यू के लेफ़्ट साइड पे जो है वो लोएस्ट वैल्यूज़ हैं और राइट साइड पे हाईएस्ट वैल्यूज़ हैं। तो हम एक्चुअली ये करते हैं कि बाइनरी सर्च एल्गोरिथम काम इस तरह से करते हैं, इट वर्क्स लाइक दिस, कि ये सबसे पहले जो अरे का मिडिल एलिमेंट है, ये जो के है इसको उस मिडिल एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा। तो इसमें हमारे पास जो है वो चूँकि 11 है, इसका साइज़ 11 है, तो इसमें जो पहला इंडेक्स है दैट इज़ 0, और जो आखिरी इंडेक्स होगा वो 10 होगा, और जो मिडल वाला है वो 5 होगा। तो हमने इस मिडल वाले को कंपेयर करना है विद के। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये होगा कि ये के जो है ये इससे ग्रेटर होगा 50 से, या फिर इससे लेस होगा।
अगर के इफ़ के इज़ ग्रेटर देन ये जो मिडल एलिमेंट है, यहाँ पे हमने 50 लिया है, लेट्स से इफ़ के इज़ ग्रेटर देन 50, तो इसका मतलब है कि ये जो के है वो अब इस तरफ जो राइट सब अरे है उसकी तरफ है, और अगर जो के है दैट इज़ लेस देन 50, तो इसका मतलब है कि वो इस तरफ लेफ्ट सब अरे में है, हमें इस तरफ सर्च करना चाहिए। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम क्या करता है, डिपेंडिंग ऑन दिस कंपैरिजन, अगर तो ये कंपैरिजन का जो भी रिजल्ट आता है उसके उसके अकॉर्डिंगली क्या करेगा कि वो राइट सब अरे या लेफ्ट सब अरे जो है उसको सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट टाइम उसने फिर ये प्रोसेस रिपीट करना है, उसने अगेन ये करना है कि जो राइट या लेफ्ट सब अरे उसने सेलेक्ट किए उसका अगेन उसने मिडल एलिमेंट लेना है और यही प्रोसेस रिपीट करना है, और इस कंपैरिजन की बेस पे उसने राइट सब अरे या लेफ्ट सब अरे जो उसने सेलेक्ट करनी है। ये प्रोसेस उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि ये के हमें मिल नहीं जाता, उस वक्त तक हम इसको करते रहेंगे। सो क्वेश्चन इज कि हमें कितनी दफ़ा जो है ये डिवीज़न करनी पड़ेगी, हाउ मनी टाइम्स। अगर हमारे पास एक अरे का साइज़ है तो हमें मैक्सिमम जो है कितनी दफ़ा ये डिवीज़न जो है ये करनी पड़ेगी, तो उसका आंसर है कि वो हमें करनी पड़ेगी log ऑफ n बेस 2। तो जो भी साइज़ है उसकी सीलिंग ले लेंगे, उससे नेक्स्ट हायर इंटीजर ले लेंगे, तो वो हमारा जो है वो आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको जो है वो हम इसे कैरी ऑन करेंगे कि हम उसे क्या करेंगे कि हम उसमें ये देखेंगे कि इस लॉगरिथम को यूज़ करते हुए हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें एक्चुअली कितनी दफ़ा जो है वो इस अरे को जो है वो डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो इसमें ये है कि अगर हमारे पास ये n इज इक्वल टू 11 होता है, जैसे अभी हमने देखा ये हमारे पास अरे है तो उसका 11 साइज़ है, तो अब इसमें क्या होगा कि अगर हम log ऑफ 11 लेते हैं इन बेस 2, तो दैट विल बी इक्वल टू 3.45 समथिंग आएगा। लेकिन चूंकि हम बात करें कि हम इसकी सीलिंग लेंगे लाइक दिस, तो इसका मतलब है कि ये 4 होगा, तो हमें 4 मैक्सिमम में 4 कंपेरिजन करने पड़ेंगे, तो हमें वो नंबर जो है वो हमें मिल जाएगा। ओके, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस करनी है। लॉगरिथम है फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ फॉर एनी पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m एंड n एंड r एंड एनी पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड p। उसको देखते हैं। फर्स्ट ये कि अगर ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो रही दो वैल्यूज़, तो इनका जो लॉग होगा दैट विल बी सम, और इसी तरह से अगर डिवाइड हो रही हैं तो वो उनका डिफरेंस होगा, और अगर पावर है तो पावर इज़ ऑलवेज मल्टीप्लाइड, तो n पावर r log ऑफ n पावर r दैट इज़ r log ऑफ n, पावर जो है वो log के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। और इसी तरह से ये हमारे पास जो है वो log ऑफ a log ऑफ n है इन बेस a, तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि log ऑफ n इन बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a इन बेस b। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने इन दोनों को जो यूज़ किया है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log ऑफ n इन बेस b माइनस log ऑफ a इन बेस b। तो एक्चुअली क्या है कि इसको हम जो बेटर इंटरप्रेट कर सकते हैं इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर वेरिएबल n एंड एनी टू इंटीजर कांस्टेंट a एंड b, log ऑफ a n दिस वन एंड log ऑफ b n। अब इसमें देखेंगे नंबर सेम है, इज द सेम नंबर बट द बेस इज डिफरेंस। इन दोनों की बेस डिफरेंस है, डिफर बाय द कांस्टेंट फैक्टर log ऑफ b a रिगार्डलेस ऑफ वैल्यू ऑफ n। तो इन दोनों में ये एक ही नंबर का दो डिफरेंट बेसिस में जो log हमने लिया है, तो इनका जो डिफरेंस क्या होगा दैट विल बी दिस फैक्टर एंड दिस इज अ कांस्टेंट फैक्टर। यही इनके अंदर जो है वो डिफरेंस आएगा। तो यही इसके इस डेफिनेशन का मतलब जो है वो ये है। ओके, तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन ऑन मैथमेटिकल प्रिलिमिनरीज, और नेक्स्ट लेक्चर में जो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे समेशन एंड रिकर्शन। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हैं, ये दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए हम इनको एक ही क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।